हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बीआरएस की प्रॉब्लम सॉल्विंग। पिछले क्लास में मैंने बोला था कि आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको किस तरीके से, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज टॉपिक नेम। 3 क्लास लेंगे इसको सम अप करने में, 3 से 4 क्लास। मैं आज की जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक रखना चाह रहा हूँ। मैं आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले आज जो है ना, हम सिर्फ ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, भूल जाइए सब कुछ। आपने एक कार खरीदी 10 लाख की, ठीक है। 10 लाख की कार आपने बिल्कुल पैक लेके आए, आप डिलीवरी लिए घर पे, 5 महीने रखे या 1 साल रखे, उसके बाद बिल्कुल पैक हालत में ही आपने उसको रीसेल कर दिया, तो क्या 10 लाख मिलेंगे? नहीं, कॉमन सेंस से 10 लाख नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बोलेगा आपने डिलीवरी ले ली तो सेकेंड हैंड हो गया। या फिर बोलेगा कि सर ये 1 साल में ना कुछ जंग लग गया होगा। जंग लगते हैं लोहे पे, रखे रखे बोलते हैं, रखे रखे आपका जो ये है खराब हो जाता है, मशीन खराब हो जाती है, लोहे के सामान खराब हो जाते हैं, या रखा रखा आपका फ़ोन खराब हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मशीनरी है या फिर आपने जो भी एक एसेट खरीदा है वो खराब हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़, ठीक है, ओके, समझ गया। और क्या हो सकता है? मान लेते हैं कि आपने एक कार 10 लाख की खरीदी और उसको आपने 5 साल अच्छे से चलाया। मैं ऑलमोस्ट 5 साल में मानते हैं कि 10,000 किलोमीटर भी नहीं चला, और उसको सेल करने के लिए गए, तो क्या होगा? वैल्यू कम मिलेगी 10 लाख से, हो सकता है 8 लाख मिले, 7 लाख मिले। अब यही सोचिए, उसी पीरियड में आपने उसे टैक्सी बना दिया, तो क्या होगा? तो वैल्यू और कम मिलेगी। मतलब आपने 10 लाख की कार खरीदी, 2 साल चलाई बिल्कुल टैक्सी की तरह, 1 लाख किलोमीटर चला लिया, फिर क्या होगा? आपको और कम मिलेगा। इसके बाद आप ऐसा बताइए कि सपोज कीजिए कि आपकी एक कार थी और उस कार से एक्सीडेंट हो गया, कई सारे, ठीक है। कार से एक्सीडेंट इतना हुआ, लेकिन आपने उसको चमका के बेचना चाहा, तो क्या ये 10 लाख की 8 लाख में बिकेगी? हो सकता है 4 लाख में बिके, 3 लाख में बिकेगी। एक कार था जिसको कि आपने 15 साल तक लगातार यूज किया, 15 साल के बाद बेचने जाओगे, किस भाव में बिकेगी? स्क्रैप के भाव में, ठीक है। एक कार था आपके पास, आपने क्या किया कि वो कार खरीदने के साथ ही, ठीक है, आपने उसमें कई सारे रिपेयर मेंटेनेंस कराए, फिर आप रेगुलर रिपेयर करवाते रहे, रेगुलर रिपेयर करवाते रहे, आपको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी। तो हुआ क्या कि वो जो कार थी वो थी मैनुअल, अब आ गई है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप उसको आप बेचने जाओगे और कम मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है। क्योंकि पहले मैनुअल था, अब ऑटोमेटिक कार आती है, तो ऑटोमेटिक कार क्यों न ले, या हाइब्रिड मॉडल क्यों न ले, सीएनजी की। तो ये सारे कॉमन सेंस आपको समझ में आ रहे हैं कि वैल्यू घटती है। क्या है? ये सारे रीजन हैं। आइए, इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आइए, पहला है व्हाट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है, मुझे बताइए दोस्तों। फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? जो कॉमर्स वाले बोलेंगे कि भैया जो फिक्स होता है, जो माउंटेड होता है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते इजीली, वो सारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। मैं देखिए, सिंस यहाँ पे कॉमर्स वाले नहीं, यहाँ पे थोड़े मैथ वाले, सॉरी साइंस वाले और आर्ट्स वाले भी रहते हैं, तो मैं सबकी बेनिफिट के लिए थोड़ा बेसिक से लेके चलना चाहता हूँ। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मैंने जैसे अकाउंट सीखा, मैंने अकाउंटिंग लॉ, प्रिंसिपल, फॉर्मेट, ये सब तो बाद में उसको करना सिर्फ करने का तरीका सीखा। मैं जो अकाउंट सीखा हूँ वो सीखा हूँ मैथ से, कॉमन सेंस से, क्या हुआ होगा। और मैथ वैसा नहीं कि बहुत हाई फाई वाला, बच्चों वाली मैथ, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इतना ही, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, प्लस माइनस ही ओनली, ठीक है। इसी पे सीखा और कॉमन सेंस पे सीखा। हाँ,
कुछ रूल्स तो ऑफकोर्स डेफिनेट है, उस रूल्स को फॉलो करना है, उस रूल्स के अराउंड आपको ये प्लस माइनस का बेसिक मैथ लगानी है। बताइए फिक्स्ड एसेट क्या किसको बोलते हैं? जो फिक्स है, मतलब जो मूव नहीं कर सकता। तो अब आप बोलोगे ठीक से सर, पहली बात तो वो एसेट है। एसेट मींस या तो कैश है या कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो क्या है, कैश की बात हो रही है? नहीं, किसकी? कन्वर्टेबल इनटू कैश की। तो मान लेते आपकी मशीन है, कोई मशीन आज की डेट में कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है, आप उसको चला रहे हो, वो जब भी बिकेगी कुछ ना कुछ तो पैसे दे के जाएगी ना, वो लेके नहीं जाएगी आपसे, कुछ ना कुछ पैसे दे के जाएगी, तो एसेट है। चाहे 1 रुपया दे के जाए, लेकिन वो दे के जाएगी, तो वो एसेट है। ओके, तो जो फिक्स है, जो मूव नहीं कर सकता। बोले ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये तो हो गई बच्चों वाली एग्जांपल। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप बोल सकते हैं जो फिक्स है, मूव नहीं कर सकता, वो एसेट, जो एसेट फिक्स है और मूव नहीं कर सकता, करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बताओ दोस्त, ये जो फिक्स एसेट है, इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा सा टाइप पहन के। सपोज कीजिए एक हमने राजू मोमोज का दुकान लिया था, राजू मोमोज, ठीक है। तो राजू मोमोज ने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर। तो फर्नीचर इसके लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है। क्या ये मूव कर सकता है? यस, मूव कर सकता है ना। तो फिर जो ऊपर वाली एग्जांपल थी कि जो फिक्स है मूव नहीं कर सकता, वो तो मुझे गलत लग रही है, ठीक है। तो यहां एक और लगाओ, इजीली मूव नहीं कर सकता है, इजीली मूव नहीं कर सकता। तो एक चीज बताओ, अभी एक कार है, ठीक है, कार, राजू मोमोज ने कार खरीदी, ठीक है। कार के पीछे जो ओमनी के पीछे जो मोमोज का ठेला लगाते हैं, ओमनी खरीदी, ओमनी कार। तो राजू मोमोज के लिए ये फिक्स्ड एसेट है, लेकिन ये इजीली मूव भी कर सकती है। तो ये जो आपका डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा इररनेस है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे ठीक है। थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैं डिफाइन करता हूं, वो एसेट जो एसेट्स हेल्प्स इन बिजनेस, फिक्स्ड एसेट्स हेल्प्स इन बिजनेस, इतना सा। इजिली मूव नहीं कर सकता, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो हेल्प करता है बिजनेस में, मतलब कार मूव तो कर सकती, चल सकती, उसको उठा के आप एक जगह से दूसरी जगह रखने में इजी नहीं है। फर्नीचर एक जगह से दूसरी जगह रखने में इजी नहीं है, जैसा मोमोज उठा के खाने में इजी है, लाइक। और जो बिजनेस में हेल्प करता हो, ना कि खुद ही बिजनेस हो, ये दोनों चीज होनी चाहिए। फिक्स्ड वो है जो बिजनेस में हेल्प करता है, ना कि खुद ही बिजनेस हो। तो राजू मोमोज के लिए फर्नीचर कैसे हेल्प करता है बिजनेस में? तो राजू मोमोज के पास कस्टमर आते हैं, वो बोलता है सर आओ बैठो, मैं मोमोज की प्लेट लगाता हूँ। तो वो फर्नीचर पर उसको बिठाता है, मोमोज की प्लेट देता है। क्या खड़े खड़े भी खा सकते थे? खा सकते थे, लेकिन हो सकता है कि उसमें कम फिर आते, जो ओल्ड एज वाले कस्टमर है वो नहीं आते, बोलते वहाँ तो बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। तो टू tap old age customer also and to youngsters also, Raju Momos, what they did, they buy furniture, and to attract Gen Z crowd, Raju Momos purchased decorated furniture or designer furniture. Okay, so Gen Z आएंगे वहाँ पे, what they will take selfie and upload on social media, तो सोशल मीडिया में उसकी ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। आप बोलो ये हो जाएगी बोलते हैं रोहित शर्मा की तरह। भाई मैं भूलता नहीं, मैं बोल देता हूँ नेक्स्ट लाइन में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्त कि फर्नीचर राजू मोमोज के लिए क्या हुआ, हेल्प कर रहा है बिजनेस में, तो ये इसके लिए फिक्स्ड एसेट हुआ। ओमनी कार के पीछे बेचता है, ओमनी कार को नहीं बेचता है, मोमोज बेचता है, ओमनी कार हेल्प कर रहा है, ओमनी कार में वो अच्छे से जाके बेच सकता है, तो ये इसके लिए फिक्स्ड एसेट है।
बोलो, राजू की एक दूसरी दुकान है, राजू फर्नीचर वाला। अब यहां पे फर्नीचर क्या हुआ, यहां पे ये सेम फर्नीचर क्या हुआ, क्या फर्नीचर इसको बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं भाई, ये खुद ही बिजनेस है, फर्नीचर का ही बिजनेस है। तो यहां पे क्या हो गया, ये स्टॉक। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन राजू फर्नीचर ने कस्टमर को भी बैठने के लिए कुछ फर्नीचर लगाए होंगे, जो कस्टमर को बैठने के लिए लगाए होंगे वो हो गए फिक्स्ड एसेट। लेकिन यहां पे जो फर्नीचर ये सेल कर रहा है वो फर्नीचर हो जाएगा स्टॉक। इसी तरीके से ओमनी कार, तो अब बताओ, कार शोरूम, कार शोरूम वाले के लिए क्या होगा, ये स्टॉक होगा, क्योंकि ओमनी कार हेल्प नहीं कर रहा है बिजनेस में, ओमनी कार ही बिजनेस है, उसी का बिजनेस कर रहा है। हाँ, वहां पे उसने क्या किए होंगे, जो फर्नीचर लगाए होंगे, डेकोरेटिव लगाए होंगे, लैपटॉप खरीदे होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड एसेट। तो लैपटॉप राजू मोमोज के लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। राजू फर्नीचर वाला के लिए लैपटॉप क्या है, फिक्स्ड एसेट। और एबीसी लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या है, वो स्टॉक है, क्योंकि वहां पे लैपटॉप वो सेल कर रहा है। तो कौन सा फिक्स्ड एसेट होगा, कौन सा स्टॉक होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा किसके पीओवी से देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ भाई, ये तो गया फिक्स्ड एसेट। एक होती है यूजफुल लाइफ। एक बात बताओ, एक कार की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 15 साल जनरली। एक मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 7 साल, 8 साल, 15 साल मैक्सिमम। एक घर की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 30 साल, 40 साल। जो मुंबई से हैं वो समझ पाएंगे कि मुंबई में जब बिल्डिंग 30 साल पुरानी हो जाती तो रीडेवलपमेंट में जाती है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है, वो कभी भी गिर सकता है, तो उसको तोड़ो और फिर से नया बनाओ। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ का मतलब क्या हो गया, यूजफुल लाइफ मीन्स एक लॉन्गर टेनर के लिए जो हम यूज करने वाले थे, कितने समय तक ये यूज होगा। एक लैपटॉप की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड अपॉन यूज। 6 साल भी, 6 साल में क्या हो जाएगा, लैपटॉप के रैम पुराने हो जाएंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई गेमिंग लैपटॉप आ जाएगी, कुछ अल्ट्रा थिन लैपटॉप आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये हो गई बेकार। ठीक है, क्या हो गई, ऑब्सोलेट। तो यूजफुल लाइफ जिस टाइम तक उस एसेट का यूज हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो एक एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट होता है, ध्यान देना, एस्टिमेट होता है कि ठीक है ये आज हमने लिया है तो इतने साल तक चलेगी। ठीक है, जैसे आपने कोई फर्नीचर लिया है तो आप मानते हो कि वो ठीक है कम से कम 10 साल तो चलेगी। ओके, दैट इज व्हाट, एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो एक और वर्ड आई, एस्टिमेटेड लाइफ या फिर यूजफुल लाइफ। ओके, कब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू क्या हुई ना, सैल्वेज वैल्यू मानते हैं कि ये मैंने राजू मोमोज ने फर्नीचर खरीदा, 10 साल के बाद वो बेचेगा तो सही ना, बेचेगा तो कुछ तो पैसे उसको मिलेंगे। वो हो सकते हैं कि रद्दी के भाव में बिके, कुछ भी तो उसको पैसे मिलेंगे। इससे अगर 50,000 का फर्नीचर है, 1,000 रुपये भी तो मिलेगा, 500 रुपये भी तो मिलेगा। दैट इज सैल्वेज वैल्यू। कितने पैसे मिलेंगे, ये भी एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बताओ क्या हुआ, सैल्वेज वैल्यू क्या हुआ, एस्टिमेटेड वैल्यू है एसेट का एक डेफिनेट पीरियड टाइम के बाद। ठीक है, इसी को आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एस्टिमेट्स हैं। ये 2-3 चीजें आपको समझ में आई। एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक होती है क्या, ये एक्विजिशन कॉस्ट। ये क्या हुई, मोस्टली एक्विजिशन कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। मान लेते हैं कि राजू मोमोज ने 5 साल पहले फर्नीचर खरीदी थी। अब आज की डेट में
मैं बिजनेस में देख रहा हूं तो फर्नीचर की एक्विजिशन कॉस्ट क्या थी, तो 5 साल पहले उसने 25,000 में खरीदी, तो 25,000 रुपया एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन मैं इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोलूंगा, क्योंकि पहले की कॉस्ट है, 5 साल पहले की कॉस्ट है। तो हिस्ट्री बता रही कि हिस्ट्री में ये 15,000 में मिल रहा था, 10,000 में मिल रहा था, 25,000 में मिल रहा था। तो इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट सेम ही होता है। तो फिक्स्ड एसेट को किस वैल्यू पे दिखाते हैं, जनरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट पे, ठीक है। अब बोलोगे कि इसको मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, वो आएंगे आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इतना ही समझना है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट पे हम दिखाते हैं। अब एक बात बताओ, यहां तक अगर समझ में आया है तो मुझे बताओ, आज राजू मोमोज ने 50,000 का फर्नीचर खरीदा, तो पैसे अपफ्रंट लग गए। अब राजू मोमोज बोलता है यार मेरी इतनी तो सेल भी नहीं है, मेरी साल की प्रॉफिट है 25,000 की, या महीने की, समझो महीने की प्रॉफिट है 10,000 की, मैं कैसे, मतलब आज तो 50,000 लग गया, लेकिन 10 साल बाद फिर तो इसको नया खरीदना होगा ना, उस टाइम हो सकता है 50,000 की वैल्यू हो जाए 2 लाख रुपया। लेकिन अगर मैं 50,000 भी वैल्यू मानूं तो आने अगले 5 साल में मुझे फिर से 50,000 रुपया लगाने पड़ेंगे फर्नीचर में। बोला हाँ सर ये तो सही बात बोला। तो एक काम करो ना, आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा गुल्लक में डालना शुरू कर दो। आपको कोई फोन लेना है, आप क्या करते हो, पापा ने पैसे भेजे, उसमें से कुछ पैसे सेव करके रख लेते हो, ठीक है। सेव करके क्या करते हो उसको, कि ठीक है धीरे धीरे मैं सेव करूंगा, और आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर्स मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं जाके फ़ोन खरीद सकूं। आपको कार खरीदनी है, आप SIP करके रखते हो कि जैसे जैसे मतलब SIP करेंगे और जैसे जैसे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं कार खरीदूंगा, घर खरीदना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो वैसे बिजनेस भी तो सोचेगा कि मुझे 5 साल के बाद फिर 50,000 रुपये खर्चे करने हैं, मैं क्या करूं, थोड़े थोड़े पैसे अलग करके रखते जाऊं। तो इस साल मानते हैं कि राजू को प्रॉफिट हुई थी, ऐसे मान लेते हैं प्रॉफिट हुई थी यहां पे मानते हैं 10,000, ठीक है, 10,000 यहां पे फिर हुई 15,000, ठीक है। यहां हुई 17,000, यहां मान लेते हैं 19,000। इसने क्या बोला ना कि इतनी तो मेरी प्रॉफिट है, पापा के पैसे आ गए, इसमें से कुछ पैसे बचा कर रख लेता हूं, कितना से 5,000, यहां भी 5,000, ओके। तो अब बताओ, मैंने एक सिद्धांत बताया था, कंजर्वेटिव सिद्धांत। कंजर्वेटिव मतलब कंजर, सीधा कंजर्वेटिव मतलब कंजर, मतलब खर्चे पहले दिखा दो, इनकम अगर आए, अगर कुछ उसमें दिक्कत है तो उसको बाद में दिखाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस साल का इनकम है जिस साल का एक्सपेंस है वो एक साथ दिखना चाहिए। क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी सूट करता है? यस, आपने फर्नीचर यूज किया, अरे उसका भाड़ा दो ना, अगर कहीं से भाड़ा लिए होते तो आप उसका भाड़ा दे रहे होते ना, तो वो भाड़ा घटाओ ना। तो ये जो इसको हम एक तरीके से रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, कि हम ये फर्नीचर रिप्लेस करने के लिए ये चार्ज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी को, ये जो गुल्लक में पैसा आप डाल रहे हो ना, इसी को बोल दो टाई पहन के डेप्रेशिएशन, ठीक है। क्या बोल दो, डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं है, समझ में आया। ये घटा दीजिए, हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विच व्हाट, गुल्लक में पैसा डालना, गुल्लक में पैसे डालना, डेप्रिसिएशन बराबर गुल्लक में पैसे डालना, ठीक है। तो मुझे बताओ, मुझे ये एसेट आगे लेने थे, रिप्लेस करना था, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे हमने अभी से जमा करने शुरू किए। तो उस कैसे जमा किए, प्रॉफिट में से घटा के, प्रॉफिट में से घटा दिया, ये खर्चा मान लिया इसको, तो इतने पैसे जमा हो गए। किसको समझ में आया? अब बोले पैसे कैसे जमा हुए, क्योंकि कैश की एंट्री नहीं होती, आगे समझेंगे, जब एंट्री करेंगे ना तो समझेंगे कि कैश की एंट्री नहीं होती, तो वो पैसे जमा होते जाते हैं, ठीक है। तो अब ये राजू मोमोज ने
को मान लेते हैं कि ये फर्नीचर था और उसने क्या किया था इसने एक मिक्सचर खरीदा था। मिक्सचर खरीदा था 20,000 का। अब बोला कि भाई ये जो मिक्सचर है ना, ये तो मेरा 2 साल ही चलेगा या 3 साल ही चलेगा। क्या बोला? मिक्सचर जो है चलो 4 साल चलेगा, ये तो सिर्फ 4 साल ही चलेगा। तो अलग अलग हो सकती है ना, फर्नीचर की यूजफुल लाइफ अलग हो सकती है, मिक्सचर की अलग हो सकती है। मान लेते कोई ऐसी चीज खरीदी उसने, इसे मान लेते पैन जिसमें कढ़ाई जिसमें बनाता है, वो 1 साल ही चलेगी। तो अलग अलग एसेट के अलग अलग यूजफुल लाइफ हो सकते हैं। तो मिक्सचर को उसको 4 साल बाद ही बदलना पड़ेगा। तो मैं मिक्सचर का डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लूंगा? मान लेते कि अगर ये बोलते हैं, ये मान लो ये 10,000 है, मान लेते हैं इसने बोला कि 3 साल ही चलेगा, 3 साल चलेगा, तो 3,333 डेप्रिसिएशन यहीं तक चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद फिर नया एसेट ऐड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई मिक्सचर। इतना तो समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा हम थ्योरी देखते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन परमानेंट हर 1 साल, कंटिन्यूअस। अच्छा, ये मैंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये कोई तो मेथड लगाया ना, या तो मैंने क्या किया कि इक्वल भाग में बांट दिया, ठीक है, या मैं बोलूं कि हर 1 साल 20% में चार्ज करूंगा या 33% चार्ज करूंगा, ठीक है। तो इसका एक सर्टेन मेथड है। तो परमानेंट, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये पढ़ेंगे आगे कैसे, इंट्री से कि कैसे ये होता है, क्यों होता है, अल्टीमेट गोल क्या है, एलोकेशन ऑफ एसेट कॉस्ट, मतलब जितना हमको आज की डेट में एसेट का कॉस्ट लगा है ना, इसको एलोकेट करें ड्यूरिंग द ईयर, और क्या करें उस टाइम तक उतने पैसे जमा हो जाए, या फिर हमारा जो है हम उसको एक साथ वहां तक चार्ज नहीं करें, उसको धीरे धीरे चार्ज करें। इसका दूसरा मीनिंग ऐसे समझिए, अगर मैंने फर्नीचर 50,000 था, मैंने उसको खर्चा दिखा दिया यहाँ 50,000, मेरी प्रॉफिट कितनी दिखेगी? -40,000, लॉस 40,000 का। और यहाँ पे कितनी दिखेगी? यहाँ दिखेगी मेरी प्रॉफिट, यहाँ तो फिर कुछ आएगा नहीं ये सब। फिर यहाँ प्रॉफिट कितनी दिखेगी? 10,000 की, फिर यहाँ 15,000 की। एक्चुअली में ये था नहीं, ये फर्नीचर तो 10 साल तक यूज हो रहा था, तो मैंने जो पूरा का पूरा चार्ज कर दिया, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। और देखने में भी खराब लगेगा कि पहले साल में 40,000 का लॉस है, दूसरे साल में प्रॉफिट है, तीसरे साल में प्रॉफिट है। ऐसे नहीं होता ना, आपको इक्वल एलोकेशन करनी है, फेयर वैल्यू देनी है, फेयर वैल्यू, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल क्या है? एलोकेशन ऑफ एसेट कॉस्ट, या फिर आप उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। देखिए यहां पे ना, डेप्रिसिएशन इज नॉट अबाउट एस्टिमेटिंग व्हाट एन एसेट कुड बी सोल्ड फॉर टुडे, आज कितने में सेल होगा ये नहीं है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोसेस ऑफ मैचिंग द एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ द एसेट अगेंस्ट रेवेन्यू इट जनरेट। कॉस्ट के अगेंस्ट में, रेवेन्यू के अगेंस्ट में कॉस्ट आप एलोकेट कर रहे हो, उसमें जितना यूज हुआ। डेफिनेशन देखेंगे, आते हैं। सबसे पहला कि क्यों, तो फिजिकल वियर एंड टियर, आपने कार बहुत ज्यादा चलाया, पहला एग्जांपल जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, फिजिकल वियर एंड टियर होगा। फिजिकल डिटोरिएशन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जंग लग जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीत गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई, ठीक है, तो आपका वैल्यू डेप्रिसिएट होगा। डिप्लेशन, ऑब्सोलेंस क्या हो? ऑब्सोलेंस इज इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कंज्यूमर की हैबिट चेंज हो गई। पहले क्या था कि पहले आप नोकिया के छोटे वाले फोन रखते थे, अब किसी के हाथ में नहीं दिखते जनरली। तो क्या हुआ? कस्टमर की हैबिट चेंज हो गई। तो आज की डेट में कोई नोकिया का छोटा फोन खरीद के और वो बेचना भी चाहे तो वो क्या स्क्रैप के वैल्यू में बिकेगी, क्यों? क्योंकि ऑब्सोलेट हो गई है। डिप्लेशन क्या होता है? डिप्लेशन ऐसे समझिए, मान लेते हैं मैंने आपको एक पानी का घड़ा दिया, ठीक है, बोला कि भाई इसमें ना आप थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के पीते रहना, तो एक टाइम के बाद वो पानी का घड़ा खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ? मान लेते वो पानी का घड़ा आपके लिए फिक्स एसेट था, आपने क्या किया, आपका सोडा नींबू का दुकान था, आप क्या पान बेचते थे, आपने एक पानी का घड़ा लगाया, उसमें पानी भर के बोला कि यहाँ पे ये रहेगा तो कस्टमर आएंगे, पानी भी पी लेंगे, मेरा पान भी खरीदेंगे। तो जो वो धीरे धीरे पी रहा है, वो
डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीट मतलब धीरे धीरे घट रहा है, डिप्लेशन मतलब घटना। वर्ड ये यूज करते हैं इन द केस ऑफ माइंस, क्वेरीज। जैसे ईरान पे हमला किया है ट्रंप ने, ईरान का क्या है, तेल है, तेल कहाँ से निकलती है, जमीन से, जमीन क्या है, एक फिक्स एसेट है। अब वो जो जमीन से या सी से हमारा तेल निकल रहा है, अब मुझे बताइए वो तेल कभी ना कभी खत्म होगा, तो डिप्लीट कर रहा है, डे बाय डे डिप्लीट कर रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो, क्योंकि वो डिप्लीट कर रहा है। तो डिप्लीशन की वजह से भी मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी। अब सोच के देखिए, आज की डेट में जो ईरान की जो तेल है, मान लेते आधा तेल निकाल लिया, मान लो वो बेचने जाएगा वो एक रियल एस्टेट, तो आज बोलता है कि $7 ट्रिलियन लगेंगे आपको टोटल तेल के, लेकिन उसमें से आधी तेल निकाल ली, तो फिर क्या बोलेगा, अब ये 7 ट्रिलियन नहीं दूंगा, 3.5 ट्रिलियन दूंगा या 4 ट्रिलियन दूंगा। तो आपको समझ में आ रही है क्या हुआ, डिप्लेशन। ठीक है, इस वजह से वैल्यू घटती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये परमानेंट एंड कंटिन्यूअस होगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होगा, सिस्टमेटिक एलोकेशन होगी, किसी परसेंटेज वाइज या फिर एक सर्टेन अमाउंट आपको एस्टिमेट होगी। ऑलवेज एन एस्टिमेट, क्या किया था मैंने, ये क्या था, एस्टिमेट था कि 3 साल में हमारी खत्म हो जाएगी, ये फर्नीचर 10 साल में खत्म हो जाएगी, क्या था, एस्टिमेट था। ठीक है, इनएविटेबल इन नेचर और एसेट स्पेसिफिक फोकस। पहले एसेट स्पेसिफिक फोकस में आते हैं। मैंने फर्नीचर के लिए अलग लगाया था और मिक्सचर के लिए अलग लगाया, क्यों, क्योंकि ये एसेट स्पेसिफिक है। अलग अलग एसेट अलग अलग टाइम में डिप्लेट हो सकते हैं, अलग अलग उसकी डेप्रिसिएशन रेट हो सकती है। इनएविटेबल इन नेचर, क्या ये फर्नीचर है तो ये क्या चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना, शाश्वत नहीं है ना, इसका मरना एक दिन अवश्य संभाव्य है, इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब अवश्य संभाव्य है, ऐसा होना ही है। तो अगर ये होना ही है तो हम ये चार्ज करेंगे, ये चार्ज करना ही है आपको, इनएविटेबल है, क्योंकि आप इसको टाल नहीं सकते। जमीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जमीन पे कोई डेप्रिसिएट होता ही नहीं है, क्योंकि जमीन की वैल्यू अप्रिसिएट होती जाती है, तो जमीन पे जनरली डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, 0% डेप्रिसिएशन, समझ में आ रही है चीजें। लेकिन बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, बोले बिल्डिंग की भी तो प्राइस बढ़ती रहती है, हाँ ठीक है, लेकिन हम जो करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं ताकि हम वैल्यू को नहीं लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मार्केट डायनामिक्स बिल्कुल सेम है, दिल्ली का लक्ष्मी नगर मार्केट की तरह, जहां पहले घर वहां पे 20 लाख 22 लाख का मिल रहा था, आज भी 22 लाख का मिलेगा। ठीक है, जो अनऑथराइज्ड एरिया है, तो वहां पे क्या हुआ, किसी ने 5 साल पहले भी घर लिया तो उसका घर डेप्रिसिएट किया, ना कि एप्रिसिएट किया। समझ रहे हैं, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन चीजें समझ में आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें 6 एसेंशियल्स हैं इसके। तो आज की क्लास यहीं तक। ये एक ना देखिए ICAI का डेफिनेशन है। डेप्रिसिएशन क्या है, अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू। क्या बोला, वेयरिंग आउट खत्म हो रहा है, कंजम्पशन मतलब आपने यूज किया, और अदर लॉस ऑफ द वैल्यू। और फिर डेप्रिसिएबल एसेट, मैंने आपको एसेट बताया, फिक्स्ड एसेट बताया, अब डेप्रिसिएबल एसेट। अब लैंड डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, वो डेप्रिसिएट नहीं होगी। वैसे एसेट जो डेप्रिसिएट हो सकते हैं, किस चीज से अराइजिंग हुआ, पासेस ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी और मार्केट चेंजेस। अगर ये है तो जो मेजर हम लेते हैं ना, क्या मेजर लेते हैं, आप एलोकेट करते हैं कुछ कुछ पैसा हर जगह, ठीक है, उसी मेजर को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ICAI का डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन एलोकेशन एज टू चार्ज ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये डेप्रिसिएशन किसको समझ में आया, एलोकेशन को लेके हम क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा वैल्यू थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ। ठीक है, AICPA का है, ये आपको ज्यादा अच्छे समझ, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ ए टेंजेबल कैपिटल एसेट। अब ये कैपिटल एसेट क्या होता है, वो फिक्स्ड एसेट समझिए, लेस सेल्वेज वैल्यू, ऑफ कोर्स सेल्वेज वैल्यू घटा के, ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द यूनिट इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर। अब मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। तो सोचिए क्या हो रहा है, सोच के फिर आपको रटना नहीं है, ये डेफिनेशन बनाना है। तो व्हाई इट हैपेंस, फिजिकल वियर एंड टियर के लिए, और ग्रेजुअल श्रिंकिंग एंड बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, ये हम पढ़ेंगे इसमें, क्या बोलते हैं, जब हम एंट्री कर रहे होंगे। अल्टीमेट गोल क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एसेट कॉस्ट ओवर इट एस्टिमेटेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। मतलब यहाँ क्या बोला, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 50,000 का था, ये मान लो 60,000 का था फर्नीचर। बोला कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी बेचेंगे तो 10,000 रुपये तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो मुझे कितना डेप्रिसिएट करना है 10 साल तक, सिर्फ 50,000 डेप्रिसिएट करना है। तो उस हिसाब से मैं
डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। चलो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।